हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई, करें शुरू। चलो जी, आ जाओ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं मैं, और अनअकैडमी पे है सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, फीस पेमेंट से पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का। तो वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना जी AVS10। ये कोड लगाने से आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, और मेरा ये बेनिफिट होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाओगे। हर टीचर का ना ये अलग अलग कोड है, तो उसी कोड, जितनी बार वो कोड अप्लाई होता है उसी से पता चलता है कि कौन से एजुकेटर के थ्रू अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो और वैसे एक चीज और बता दूं, ये जो कोड है ना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डिस्काउंट के लिए SSC कैटेगरी में यूज कर सकते हो। मान लो कि आप मुझसे पढ़ते हो, आपको लगता है कि यार ठीक पढ़ाता, फायदा तो देखो इसका होता है ना, मतलब फायदा तो हमारा हो रहा है इस वजह से। तो यार लेकिन मेरा SSC वाला कोई दोस्त नहीं है, तो किसको बताऊं फिर ये कोड। आप बैंक में, रेलवे में, नीट में, UPSC में, CDS में, किसी भी कैटेगरी में इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी फैमिली में किसी को भी बता सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पे वैसे ही AVS10 कोड का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मेरे ही बैचेस देख पाओगे या फिर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बैच देख पाओगे। अनअकैडमी पे है सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, जिस भी कैटेगरी का लिया, उस कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, उनके जितने बैचेस हैं, सबके सब इकट्ठे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। आप अपनी मर्जी से छांट सकते हो कि अच्छा मुझे मैथ इनसे पढ़ना है, इंग्लिश इनसे पढ़नी है, अच्छा मैथ में भी अरिथमेटिक इनसे पढ़ना है, एडवांस इनसे पढ़ना है। एक एजुकेटर से आपने एक दो चैप्टर पढ़े, फिर आपको नहीं ठीक लग रहा, आप एजुकेटर स्विच कर सकते हो। तो आपकी फीस नहीं खराब होगी। कहने का मतलब, एक बार अगर आपने फीस दे दी, बात खत्म है। उसके बाद चाहे कितने बैचेज आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार फीस पेमेंट कर चुके हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी बैच देख सकते हैं। ये हर संडे को टेस्ट होता है, इसका आपको पता ही है, विनर्स को स्कॉलरशिप मिलती है। मेरा जो बैच चालू हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई को। ठीक है, जो मेरा थ्योरी का लेटेस्ट बैच जो था, अभी पीछे जो गया है, वो चालू हुआ था जी 22 जुलाई को। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो इसको देख सकते हैं, नहीं तो फिर देखो अगले बैच का वेट वेट करो। अभी लगभग मेंस के लिए टारगेट करते हुए, जैसे होता ना, एक ऐसा तो नहीं कि पूरा ही सिलेबस दोबारा पढ़ाऊंगा, कुछ चुनिंदा जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अक्सर मतलब अपन पहले बैचेस में नहीं पढ़ाते, वैसा एक बैच लेके आऊंगा। उसकी भी अनाउंसमेंट मैं आज शाम को एक वीडियो में कर दूंगा। लगभग ये मान लो 20 तारीख के आसपास से, 20 अगस्त के आसपास से। ठीक है, उसकी अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा। अभी फिलहाल तो थ्योरी का यही बैच है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स का एक बैच लेके आऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा 1 महीने का बैच होगा, जिसमें हर चैप्टर के जो ऐसी चीजें होती हैं जो चैप्टर्स में जनरली नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन उन पे एरर देखने को मिलते हैं, तो ऐसी चीजें अपन इसके अंदर कर देंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो भाई, AVS10 मेरा कोड है, वो लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा वोकैब बैच है, प्रैक्टिस बैच है। कहने का मतलब मेरा ही इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा, थ्योरी का बैच, प्रैक्टिस बैच, वोकैब बैच, एडवांस ग्रामर बैच। तो इतना कंटेंट मेरा ही आप लोगों को मिल जाएगा अनअकैडमी पे। AVS10 मेरा कोड है, जो मुझसे पढ़ चुके हैं भाई दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो। आ जाओ जी, शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। और वो जो पिछली क्लास के कुछ सेंटेंसेस रह गए थे ना यार, 3 सेंटेंसेस रह गए थे शायद पिछली क्लास के, वो मैं फिर कभी डलवा दूंगा। आज मैं उसको डलवाना भूल गया, वो मैं फिर डलवा दूंगा भाई। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। बहुत आसान एरर है यार ये तो। व्हाट अ कंफर्ट, मतलब कितना सुकून मिला इस चीज को देखकर कि तुमने ऑर्गेनाइज करा और प्लान करा सब कुछ हमारे लिए। मतलब इस चीज को लेकर देखकर हमें बड़ा सुकून मिला कि तुमने सब कुछ हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया और प्लान किया। ठीक। अच्छा, अभी यहाँ पे हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक बात बताओ, सुकून कब मिलेगा तुम्हें? ऑर्गेनाइज करते हुए देख के कि ऑर्गेनाइज हो गया होगा तब सुकून मिलेगा। आपने ये देखा कि उसने सब कुछ तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज कर रखा है, तब आपको सुकून मिला, तो इसको परफेक्ट टेंस में ले जाना ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड कर लो आप।
बहुत आसान था खैर, ये तो इसके लिए तो ज्यादा डिस्कशन की जरूरत ही नहीं। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। वो जो रात को 10 बजे वाली क्लास थी ना भाई, वो भी जल्दी बता दूंगा मैं। वो आज रात को वीडियो बनाऊंगा, उसमें उस वीडियो के टाइटल में एक तो आपको ये बता दूंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, या पेपर अटेम्प्ट करने में कौन कौन सी गलतियां जो बच्चे करते हैं वो गलतियां ना करें। ठीक है, और आज की वीडियो में आगे की फ्री क्लासेस के अंदर क्या चेंज आने वाला है वो सब भी बातें कर लेंगे। अगला जो मेरा पेड कोर्स आने वाला है एडवांस ग्रामर का, उसकी बात कर लेंगे। आज की वीडियो में तीनों बातें बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, आज रात को वीडियो डाल दूंगा, उसमें सब बातें क्लियर कर दूंगा। आ जाओ पढ़ लो। माई लाइफ माई ड्रीम, 20 को ही मेरा एग्जाम है, 20 को पीईटी है बच्चे। अब कमेंट करने से कुछ हो पाएगा बताओ? मेरे पास यहाँ कमेंट करने से कुछ होता हो तो बताओ। अगर उससे तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पेपर डिले हो जाएगा, ये डेट इधर उधर हो जाएंगी, तो कर लो फिर बच्चे 20-30 बार और कमेंट कर लो, और तुम्हें क्या बोलूं। प्लीज नोट दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर ओनली इफ यू हैड रिसीव्ड दिस मेल। इस बात को नोट करो कि तुम उस वाउचर के लिए सिर्फ तभी एलिजिबल होगे अगर तुम्हें ये मेल मिला हो। तो आपने कंडीशनल चैप्टर पढ़ रखा होगा, कंडीशनल चैप्टर पढ़ रखा होगा। यहां पे लिख रखा है प्लीज नोट दैट यू विल बी एलिजिबल, इधर फ्यूचर आ रहा है, तो इफ के साथ इधर क्या आएगा? इफ के साथ इधर प्रेजेंट लिखना पड़ेगा, है ना। अगर ये हुआ तो ये होगा। यहाँ पे कोई हैड रिसीव्ड वाला है, वहां पे तो अगर इधर इफ के साथ हैड प्लस V3 आता है तो उधर वुड प्लस हैव प्लस V3 आना चाहिए था। यानी आपने स्ट्रक्चर गलत लिख रखा है, यानी यहाँ पे हैड रिसीव्ड नहीं, यहाँ पे आएगा इफ यू रिसीव दिस मेल। अगर तुम्हें ये मेल प्राप्त हुआ तो ही तुम एलिजिबल हो गए इस चीज के लिए। नेक्स्ट पे आओ, इसमें बताइए जरा। इसमें एरर करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है। अच्छे से एक बार कोशिश करो इसका मीनिंग समझने की, अच्छे से एक बार कोशिश करो इसका मीनिंग समझने की, तभी चीजें क्लियर होंगी। करो ट्राई। देखो, पहली बात तो आपने जब कंडीशनल में पढ़े होंगे, कंडीशनल पढ़े होंगे तो किसी में भी आपने ये नहीं देखा होगा कि इफ के साथ यहाँ पे वुड आ रहा है। इफ के साथ या तो क्या आएगा, V1 आएगा, मतलब प्रेजेंट वाले आएंगे। V1 जरूरी नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। यानी इफ के साथ या तो प्रेजेंट टेंस लगाओगे आप, या फिर इफ के साथ क्या लगाओगे, वो वाले इफ आई हैड मनी, मतलब V2 वाले, इफ आई वर अ बर्ड। और या फिर इफ के साथ हैड प्लस V3 लगाओगे। वुड किसी के अंदर भी नहीं आएगा, वुड रिजल्ट वाले पार्ट के अंदर आ सकता है। तो ये तो वैसे ही गलत है। अब इसकी जगह लगेगा क्या, मुद्दे की बात है ये वुड वाला स्ट्रक्चर तो गलत हो गया, ये तो अपने को पता चल गया। तो यहां पे लगेगा क्या, ये सोचो जरा। उसके लिए जरूरी है कि आपको इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो। जैसे मान लो आपको कुछ कहीं अप्लाई करना था, या आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने वाले थे। होता ना कॉलेज, पहले एडमिशन की भी डेट्स होती थी, 20 डेट तक एप्लीकेशन आती हैं, आप अपनी AIEEE की रैंक लेके जाया करते थे। आजकल तो उसका नाम चेंज हो गया, है ना। पहले जिसका नाम EEE हुआ करता था उसका नाम अब चेंज हो गया। तो क्या चीज है कि आप अपनी रैंक वगैरह लेके आप अप्लाई करते थे, और फिर उस कॉलेज के अंदर आपको सीट मिलती थी। तो आप लेट हो गए, मान लो 2 दिन लेट हो गए आप उस डेट से। फिर वहां गए, अब वहां का जो काउंटर है उस पर पूछ रहे हो कि भैया अगर तुम अभी भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर तुम अभी भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हो तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बता दो, ताकि मैं एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेता हूं आपके अप्रूवल के लिए। आपसे अप्रूवल लेने के लिए एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेता हूं। अगर अगर आप अभी भी एप्लीकेशन ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मुझे बता दो। ये सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पे स्टिल से भी पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, और ING पहले लगा के दे रखा है, उससे पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस की तरफ जाना चाहिए। तो इफ यू आर स्टिल एक्सेप्टिंग बेटर रहेगा। यहाँ पे कुछ आई बात समझ में? नेक्स्ट बात, अगर तुम अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हो ना एप्लीकेशन, तो मुझे बता दो
ताकि मैं एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लूं तुम्हारे अप्रूवल के लिए। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, नितिन एन के बच्चे समझने की कोशिश करो जरा, एक बार समझने की कोशिश करो थोड़ा एक बार। रामनिवास बच्चे कंडीशनल चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, ऐसा थोड़ी है कि इफ जब भी आया हमेशा शुड ही आएगा उसमें। क्या रूल रट्टे बिठा लिए बच्चे इतने। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूं, आई कैन गिव यू, मतलब मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर मैं सक्षम हूं तुम्हें क्वालिटी और यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करने का। मैं तुम्हें यूनिक कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं जो कि वैल्यू देगा तुम्हारे रीडर्स को भी। कुछ आई बात समझ में। मान लो मैं कोई राइटर हूं या कोई नॉवल लिखने वाला हूं या इवन टीचर ही हूं, ठीक है, मैंने कोई कंटेंट राइटर के लिए वो निकाली वैकेंसी, तो एक बच्चे ने एप्लीकेशन में भेजा कि सर मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं आपको क्वालिटी और यूनिक कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपके रीडर्स को वैल्यू देगा। तो यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये कंटेंट कुछ वैल्यू देगा कि कंटेंट को वैल्यू मिलेगी? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो कंटेंट है ये वैल्यू देगा रीडर्स को कि कंटेंट को कुछ लीड किया जा रहा है, कंटेंट को कुछ मिल रहा है, कि कंटेंट कुछ दे रहा है, कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है रीडर्स को। तो आपको इतना भी समझना चाहिए कि पैसिव में तो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, पैसिव में तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, फिर ये वैल्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है ना यहाँ पे। तो समझ जाओ यहाँ पर पैसिव नहीं एक्टिव की जरूरत थी। तो यहाँ पे दैट विल बी डेफिनेटली लीड नहीं, दैट विल डेफिनेटली लीड वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको, जो कि डेफिनेटली वैल्यू देगा आपके रीडर्स को। कुछ आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पैसिव की नहीं एक्टिव की रिक्वायरमेंट थी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कह रहा था ये। क्लियर है, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ जी, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। बहुत आसान है। नेहा बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है लेकिन उसके डिजाइन इजीली एक्सेसिबल नहीं है पब्लिक को। एक्सेसिबल के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? एक्सेसिबल टू समबडी, किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल टू समबडी। एक्सेसिबल के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? टू। बहुत बढ़िया, इसमें बताइए जरा। I wanted certain boy, he wanted certain boy to make entry into प्रिंसिपल्स चैम्बर। वो चाहता था कि कोई पर्टिकुलर लड़का प्रिंसिपल के चैम्बर में एंट्री ले। हाँ जी, अब इसमें बहुत बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं एंटर के साथ ये इंटू नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने रट लिया कि एंटर के साथ इंटू नहीं आता। बच्चे कोई भी चीज करो ना उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से करने की कोशिश किया करो। एंटर के साथ इंटू कब नहीं आता? जब एंटर वर्ब और उसका मतलब हो किस चीज के अंदर दाखिल होना, ठीक है, तब एंटर ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एंटर्ड इनटू द हॉल नहीं, एंटर द हॉल लिखोगे। लेकिन अगर एंटर इनटू का मतलब हो जाए किस चीज में इन्वॉल्व होना, तब एंटर के साथ इनटू भी सही हो जाता है। लेकिन यहां तो दोनों ही केस नहीं है, यहाँ पे तो एंट्री लिखा हुआ, एंट्री तो नाउन है।
अरे एंट्री तो नाउन है नकलियो, देख तो लो, वो एंटर के लिए तुमने रूल पढ़ा, उसी को तुमने एंट्री पे चेप दिया, उसका तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अरे कुछ आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे गलती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। यहाँ पे सर्टन बॉय, आप अगर किसी एक लड़के की बात करना चाहोगे तो आप यहाँ पे लिखिए अ सर्टन बॉय, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके लिए कोई डिटर्मिनर आपको चाहिए, या फिर आप लिखो सर्टन बॉयज प्लूरल कर दो, फिर कोई डिटर्मिनर नहीं लगाना पड़ेगा। या तो सर्टन बॉयज लिखो या फिर अ सर्टन बॉय लिखो। हाँ जी, कुछ आई बात समझ में? दोनों में से कोई भी एक लिख दो, सही हो जाएगा। असर्टन बॉय का मतलब कोई एक लड़का, और सर्टन बॉयज कुछ लड़के। वो चाहता था कि कुछ लड़के एंट्री लें प्रिंसिपल के चेंबर में। इसमें बताओ जरा क्या आएगा? वो जो अमाउंट है जो कंपनी ने पे किया है, वो जो अमाउंट है जो कंपनी ने पे किया है, वो जो मर गए जो वर्कर्स, उनके डिपेंडेंट्स को, मतलब कंपनी में कोई हादसा हो गया, मिल में कोई हादसा हो गया, उससे कुछ वर्कर्स की जान चली गई, तो उनके जो घर वाले हैं उनको जो कंपनी ने कंपनसेशन के लिए अमाउंट जो पे किया है वो अनजस्टिफाइड है, वो बहुत थोड़ा अमाउंट पे किया उन्होंने। तो आपको पता होगा फेयरली के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आते हैं और रादर के साथ नेगेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं, तो यहां पे आप रादर अनजस्टिफाइड या क्वाइट अनजस्टिफाइड लिखिए। रादर अनजस्टिफाइड लिख दो या क्वाइट अनजस्टिफाइड लिख दो, रादर बढ़िया रहेगा। कुछ आई बात समझ में? इस सेंटेंस के अंदर एक एरर हो रहा है, इस सेंटेंस के अंदर एक एरर हो रहा है, हालांकि वो मार्क नहीं होगा, क्यों मार्क नहीं होगा वो भी बता देता हूं, लेकिन उसको पहचानने की कोशिश करो। देखो बताओ कौन बताएगा? इस सेंटेंस के अंदर एक एरर और है, मुझे बताने की कोशिश करो जरा, कौन बताएगा? वॉज के अंदर कोई गलती नहीं है बच्चे, क्योंकि वॉज जो है, ये जो वर्ब है ना, ये अमाउंट सब्जेक्ट है इसका, इतना दूर लिखा हुआ इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ऑफ प्रीपोजिशन है, ये डेड वर्कर्स उसके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, टू प्रीपोजिशन है, ये इसके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ये कंपनी इस पेड वर्ब का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अमाउंट का सब्जेक्ट है, अमाउंट सब्जेक्ट की वर्ब है वॉज, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक वर्ड सुना होगा डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट शब्द होता है एक एडजेक्टिव, और आपने एक वर्ड सुना होगा डिपेंडांट, आश्रित लोग, ये अपने आप में होता है एक नाउन, ठीक है। हालांकि ब्रिटिश इंग्लिश में डिपेंडांट वर्ड का यूज होता है एज अ नाउन, हम डिपेंडेंट्स वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में यूज नहीं करते, ये डिपेंडेंट्स वर्ड जो है ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। अगर मैं इसका ब्रिटिश वर्जन लिखूं तो डिपेंडांट्स लिखना पड़ता मुझे, ANTS वाला डिपेंडांट्स, ये बनता ब्रिटिश इंग्लिश, और ये वाली है अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो ब्रिटिश में ये स्पेलिंग होती है, अमेरिकन में ये स्पेलिंग होती है, इस टाइप के एरर बहुत रेयरली मार्क करते हैं अपन, इनको बहुत रेयरली मार्क करते हैं, जब पूरे सेंटेंस में कोई और एरर ना हो या साफ साफ पता चल रहा हो वो यही मार्क करवाना चाह रहा है तभी मार्क करते हैं, वरना इस टाइप के एरर अपन मार्क नहीं करते। कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताइए जरा क्या आएगा? He was fortunately not present on the rostrum when the bomb exploded। रोस्ट्रम जैसे पोडियम टाइप का होता है ना जिसपे स्पीच वगैरह देते हैं, तो वो रोस्ट्रम पे प्रेजेंट नहीं था जब बॉम्ब फटा, खुशकिस्मती से वो वहां प्रेजेंट नहीं था जब बॉम्ब फटा। हाँ जी। अब काफी बच्चे कह रहे हैं ही वॉज फॉर्चुनेट, इतना तो ठीक लग गया तुम्हें, ही वॉज फॉर्चुनेट, फिर नॉट प्रेजेंट को कैसे जोड़ोगे?
ही सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, और ये प्रेजेंट जो एडजेक्टिव है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। ही वॉज नॉट प्रेजेंट, ही वॉज नॉट प्रेजेंट। अगर तुम ही वॉज फॉर्चुनेट कर दोगे तो चलो तुम इतना क्लॉज तो तुमने लिख दिया, फिर ये नॉट प्रेजेंट को कैसे जोड़ोगे? अरे नकलियों कुछ याद करो थोड़ा मोटा। सेंटेंस एडवर्ब कहां लगती है? सेंटेंस एडवर्ब एक ऐसा शब्द जो किसी सिंगल वर्ड को नहीं बल्कि पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, उसको बोलते हैं सेंटेंस एडवर्ब। वो सेंटेंस के शुरू में आती है। फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट, फॉर्चुनेटली शुरू में आएगा और फिर कॉमा आएगा उसके बाद। इनको बोलते हैं सेंटेंस एडवर्ब। फॉर्चुनेटली हो गया, हावेवर हो गया, ये सेंटेंस के शुरू में लगी रखी जाती है, किसी सिंगल वर्ड को क्वालिफाई नहीं करती है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करती हैं। अरे कुछ आया याद इसमें बताओ। दोनों आंसर्स में से ये वाला डेफिनेटली बेहतर है। अगर आपको याद हो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। द स्मार्टेस्ट लिखेंगे, द टॉलेस्ट लिखेंगे, द वाइजेस्ट लिखेंगे। लेकिन आपको दो केस बताए थे जहां पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द आ जाता है। वो दो केस क्या थे? एक तो सिलेक्शन का और एक ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज का। यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखा रही कि नहीं दिखा रही? इन दोनों आंसर्स में से वो वाला बेहतर है, तो डेफिनेटली द बेटर लिखना पड़ेगा आपको। कुछ याद आया? इसमें बताइए जरा। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। मुझे उस टाइप के आदमी पसंद नहीं है, मुझे उस टाइप के आदमी पसंद नहीं है जो दूसरों के अंदर गलतियां निकालते रहते हैं। हाँ जी, क्या एरर है इसमें? इसमें दो एरर हो गए बच्चे, ये ना फाइंड्स भी आएगा यहाँ पे। दो एरर हो गए यहाँ पे, इसमें फाइंड्स भी आएगा। ये टाइपिंग एरर मान लेना। देखो आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इनके साथ जब कोई नाउन लिखते हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि इनका जो रेफरेंस है वो प्लूरल का होता है और जनरलाइज का होता है। मुझे इस टाइप के आदमी पसंद नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी नहीं, प्लूरल का रेफरेंस होता है उनका। कुछ आ रही है बात समझ में? ये किसी एक सिंगुलर पर्सन को रेफर नहीं कर रहे होते, इसका रेफरेंस प्लूरल का होता है। मुझे इस प्रकार के आदमी पसंद नहीं है। किस प्रकार के? जो कुछ नहीं करते और दूसरों में गलतियां निकालते रहते हैं। अब यहाँ पे मैन लिखते तो अपन सिंगुलर ही है ना, इसलिए वर्ब सिंगुलर ही चल रही है, तो आगे भी सिंगुलर चलेगी। बहुत बच्चों को एक बार कमेंट करके बताना कि इनको यहाँ पे इन लग रहा है। फाइंड फॉल्ट इन अदर्स आएगा। कितने बच्चों को ये लग रहा है कि फाइंड फॉल्ट इन अदर्स आएगा? होता क्या है, हम इसकी करते हैं हिंदी, हम इसकी करते हैं हिंदी। हमें ऐसा लगता है कि मुझे उस टाइप के आदमी पसंद नहीं है जो दूसरों में गलतियां निकालते रहते हैं। में ऐसा लगेगा कि इन आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दूसरों में गलती निकालने के लिए फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, इस एक्सप्रेशन को याद कर लीजिए। बहुत बार आ चुका है पेपर में, बहुत बार। दूसरों में गलतियां निकालना फाइंड फॉल्ट विद अदर्स आएगा, इन अदर्स नहीं आएगा। यहाँ पे हम इसको हिंदी से करने की कोशिश करते हैं, इसलिए गलती हो जाएगी उसके अंदर। और काफी बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं MEN कर दो, मेन कर दो, प्लूरल कर दो। अरे नहीं भैया, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ से अपने आप में प्लूरल वाली सेंस आ जाती है। यहाँ पे प्लूरल मत लिखो, यहाँ पे प्लूरल मत लिखना। व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, इसमें मैन मत कर देना। इसमें बताओ जरा।
एकदम सही कह रहा भाई। ये बच्चा जो कौन सा है बच्चा, एक नंबर की बात करी जिसने, कौन सा है ये? राहुल कुमार मिश्रा। सॉरी भाई, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया यार। एकदम सही चीज पकड़ी यार तने। फाइंड ही आएगा यहाँ पे, कुछ और ही कहीं दिमाग चला गया था। ये एडवांस वर्ब में पढ़ा था, आपको याद हो तो देखना। डू की फॉर्म आए आगे नथिंग बट आए तो आगे बेयर इन्फिनेटिव लगाना होता है। यहाँ पे फाइंड ही आएगा, यहाँ पे फाइंड्स वगैरह नहीं आएगा। एकदम एकदम सही करे हो भाई, एकदम सही करे हो। यहाँ पे फाइंड ही आएगा। ये एक बच्चे ने ही बताया और बाकी सब तो बातों में ही आ गए। एक सेंटेंस याद कराता हूं, देखो। वो याद है, दे डिड नथिंग बट, या ही से कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आए, क्योंकि दे के साथ तो वैसी प्लूरल वर्ब आती है। मैं इसको एक काम करता हूं, ही से लिख लेता हूं। ही डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट वॉच टीवी। ही डज नथिंग बट वॉच टीवी के वॉचेस टीवी। वो कुछ नहीं करता टीवी देखने के सिवाय, वो कुछ नहीं करता टीवी देखने के सिवाय। एडवांस वर्ब में आपको पढ़ाया होगा, जब डू की फॉर्म आए नथिंग बट से पहले तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। यहाँ पे वॉचेस नहीं आएगा, वॉच ही आएगा। ये वही चीज है भाई, यहाँ फाइंड ही आएगा, कोई टाइपिंग एरर वगैरह नहीं है। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया था। वो डज जो इससे पहले लिखा हुआ था, उस पर ध्यान नहीं गया था मेरा, उसके लिए माफी भाई। चलो जी, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। Gold is the most precious of all the metals that are used in ornaments as far as we know, as far as we all know. गोल्ड सबसे महंगा मेटल्स है जो ऑर्नामेंट बनाने में यूज होता है, जितना हम सब जानते हैं उस हिसाब से। जितना हम सब जानते हैं उस हिसाब से भैया, सारे मेटल्स में से गोल्ड सबसे प्रीशियस है। वो सारे मेटल जो गोल्ड जो ऑर्नामेंट बनाने में यूज होते हैं, उनमें से गोल्ड सबसे प्रीशियस है। देखो, इसको कहते हैं चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से ना करके रट लेना, है ना। ये सेंटेंस नो एरर है। सारी दुनिया यहां अदर लगाने पे तुली हुई है, सारी दुनिया यहां पे ऑल अदर लगाने पे तुली हुई है। बावलो, वो अदर वाली बात कब बताई थी? एक नाउन की तुलना जब एक ग्रुप से करनी हो तो उसे एक्सक्लूड करने के लिए अदर लगाया जाता है, लेकिन कब? जब कंपैरेटिव डिग्री लगा के करते हो। कंपैरेटिव डिग्री लगा के जब उसकी तुलना करते हो, तब के लिए है वो अदर वाला फंडा। सुपरलेटिव डिग्री में अदर वाला फंडा नहीं लगता। सुपरलेटिव का मतलब ही होता है एक की तुलना बाकी सबसे। सुपरलेटिव में अदर वाला फंडा नहीं लगता। इसको अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके लिख लेना। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, वो जो अदर लगा के एल्स लगा के जो एक्सक्लूड करने वाला फंडा है, वो केवल कंपैरेटिव के लिए है, सुपरलेटिव के लिए नहीं है। इसमें बताओ जरा। बहुत आसान है। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, बट नॉट, एज वेल एज, ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की तरह से काम करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रियल सब्जेक्ट ऑफिसर हो जाएगा। तो सारी चीजें ऑफिसर के हिसाब से चलेंगी, यानी देमसेल्व्स नहीं, यहाँ पे हिमसेल्फ आएगा। अरे कुछ याद आया? इसमें बताओ जरा। ये आपको प्रोनाउन चैप्टर की डाउट डिस्कशन वाली जो वीडियोस हैं, जिसको आज तक भी नहीं पता भैया, जिसको बोलते हैं ना क्रीम कंटेंट, क्रीम कंटेंट,
प्लिंथ टू, पैरामाउंट और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स वो दो बेसिक किताबें जो एसएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा करता ही करता है। उनके डाउट्स की मैंने एक सीरीज चलाई थी कि आपको उनमें जो भी डाउट आए उसको ले लेके टीचरों के आगे थाली में सजा सजा के ना घूमना पड़े। पूरी डाउट सीरीज चलाई थी, प्रोनाउन के डाउट, इसके एडजेक्टिव के डाउट, प्लिंथ टू पैरामाउंट के, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के। उसके जो लिंक्स हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो सबसे पहला लिंक दिया हुआ है, लिंक ऑफ फ्री क्लासेस, उस पर क्लिक करना। उसमें सारे टाइप के लिंक आएंगे, लिंक ऑफ वोकैब क्लास, लिंक ऑफ डाउट क्लास, लिंक्स ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, लिंक्स ऑफ प्रैक्टिस बैच। तो वहां पे डाउट क्लास वाले जो लिंक है वहां पे इनके लिंक दिए हुए हैं। वो डाउट थाली में सजा सजा के घूमने की जरूरत नहीं है, जिसको बोलते हैं ना प्रीमियम कंटेंट। आज तक मैंने जितना जो थ्योरी पढ़ाई वो तो है ही, थ्योरी के अलावा जो मेरा अगर मैं सबसे प्रीमियम कंटेंट कहूं, जो पेड कोर्स बना के बड़े आराम से 1000 रुपए का कोर्स बेचा जा सकता था, वो ये है। तो उसमें प्रोनाउन चैप्टर की डाउट डिस्कशन में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सच के साथ एज कब आता है और सच के साथ दैट कब आता है। सच के साथ ये दो पेयर हैं, सच के साथ एज वाला और दैट वाला। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, वो उतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है जैसा कि मैंने सोचा था। जो जैसा जिसने मीनिंग देना हो तो एज आता है। और भी फंडे बताए थे, रिलेटिव प्रोनाउन, आई एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट वर्ब को तो ऑब्जेक्ट चाहिए थी, यानी रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, और सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होता तो एज आता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बता दो जरा। राकेश कुमार, ले तो मैं बहुत कुछ आऊं, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन समझते हो। मैं जब बाकी YouTube चैनल्स देखता हूं और उनके कंटेंट का लेवल देखता हूं और उन पे जब व्यूज देखता हूं, सच बता रहा हूं, मेरा जी जलता रोज, जी जलता रोज। तीन सेकंड में करें एसएससी का कोई भी एरर। क्लोज टेस्ट की ऐसी ट्रिक जिसको देखने के बाद नहीं होगा कोई क्लोज टेस्ट गलत। व्यूज 15 लाख, और यहां कितना ही मतलब मक्खन कंटेंट दे दो, व्यूज 1500। तो भाई अपना शेयर वेयर करोगे, चीजें मेरे को होती हुई दिखेंगी तो जो तुम बोलोगे वो कर देंगे। लेकिन ये 1000-1500 व्यूज पे तो कैसे काम चलेगा भाई। मैं तो सोच रहा हूं बस ये कर करा के सब बस बंद कर देते हैं यूट्यूब चैनल, कोई फायदा नहीं है इसका। ये सब टाइम वेस्ट है, रोज का 1 घंटा बैठ के यहाँ पढ़ाते रहो, कुछ नहीं होना जाना इसमें। इससे बढ़िया आपने छोटे छोटे पेड कोर्स निकाल लो, 500 रुपए का, 200 रुपए का, वही ज्यादा बढ़िया है। फ्री कंटेंट की कोई वैल्यू करता नहीं है, ये बात एकदम सही है। इट इज नोटिस्ड, ऐसा देखा गया है, ऐसा नोटिस किया गया है कि जो एलीट क्लास है, जो उच्च वर्ग होता है, उनके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता, उनके दिल में कोई दया नहीं होती डाउन ट्रॉडन के लिए। जो गरीब वर्ग होता है उनके लिए इनके बड़ी ऊपर वाली क्लास के मन में कोई दया नहीं होती। अभी एलीट क्लास क्या है, ये तो कलेक्टिव नाउन की तरह से ट्रीट हो रहा है। कलेक्टिव नाउन की तरह से ट्रीट हो रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, हैज आएगा। नेक्स्ट पे आओ, इसमें बताओ जरा। शुभम कुमार सिंह भाई, इसी YouTube चैनल पे एक वीडियो बना के बता रखा है वोकैब कैसे करें, उसमें सब बता रखा है भाई, उस वीडियो को देख लो। आपने नाउन चैप्टर में पढ़ा होगा टैलेंट वर्सेस स्किल। टैलेंट वो चीज होती है जो आपके पास बचपन से होती है, स्किल ऐसी चीजों के लिए लगाया जाता है जो प्रैक्टिस से आती हैं। और ड्राइविंग जो होती है ना, ये स्किल होती है। ड्राइविंग हो गया, टीचिंग हो गया, ये सब स्किल के अंडर में आते हैं, ना कि टैलेंट के अंडर में। तो यहाँ पे ग्रेट स्किल लिखना पड़ेगा आपको। ड्राइवर ने बहुत अच्छी स्किल दिखाई, डैमेज कार को भी अंडर कंट्रोल रख के।
क्योंकि एक्सीडेंट में वो गाड़ी डैमेज होगी, फिर भी उसको उसने कंट्रोल कर लिया, उसने बहुत अच्छी स्किल दिखाई। इसमें बताओ जरा। लंबा सेंटेंस देख के परेशान मत होना, मार टुच्चा सा है ये, देखो जरा एक बार। इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, कहने का मतलब अगर तुम अच्छे ओरेटर हो, तुम्हें बोलना अच्छा आता है। इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स का मतलब होता है अगर तुम अच्छे ओरेटर हो, तुम्हें बोलना अच्छा आता है। अच्छा, तुम्हारे पास एक गुड सेंस ऑफ डिजाइन है और एक एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी है। अभी एबिलिटी शब्द नाउन होता है ना? टीचिंग एबिलिटी, ये एबिलिटी, वो एबिलिटी, तो ये एबिलिटी तो नाउन है। नाउन के साथ उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या लिखोगे? एडजेक्टिव लिखोगे कि नाउन लिख दोगे? एडजेक्टिव लिखना चाहिए था, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो नाउन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखना चाहिए था। अगर तुम्हारे का बोलना अच्छा आता है, तुम्हारे पास गुड सेंस ऑफ डिजाइन है, अगर अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है तुम्हारे पास, तो यहां एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी। इसमें बताइए जरा। गेट बंद कर दो एक बार। हाँ जी। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा क्या वो बता सकते हैं उस आदमी का नाम जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया है। तो यहाँ पे ये जो हु है, ये इस काम का डूअर है, तो एक्टिव लगेगा कि पैसिव लगेगा? एक्टिव लगेगा। हु हैड डिस्कवर्ड लगा दोगे, पैसिव क्यों लगाओगे? इसमें बताओ जरा। अगर पुलिस समय से ना आई होती तो मुझे उन रॉबर्स के द्वारा मार दिया गया होता। बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा, बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा हैड द पुलिस नॉट रीच्ड की जगह पे सर ऐसा आना चाहिए इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड, इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड, इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड, ऐसा आना चाहिए, है ना? लेकिन बच्चे ध्यान से समझिए, हैड द पुलिस नॉट रीच्ड इज इक्वल टू इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड। ये आपको मैंने इन्वर्जन चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, जो पेड वाले हैं प्लस कोर्स वाले जो बच्चे हैं, अगर याद हो तो। याद आ रही है बात? तो इसमें कोई गलती नहीं है। हैड द पुलिस नॉट रीच्ड इज इक्वल टू इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड। ठीक है। अगली बात, अगली बात ये है कि मैंने उन्हें मार दिया होता कि उन्होंने मुझे मार दिया होता। आई मरने का डूअर है कि रिसीवर है? रिसीवर है। तो यहाँ पे आई वुड हैव किल्ड नहीं, आई वुड हैव बीन किल्ड आएगा यहाँ पे। समझ में आया? नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा। हाँ जी। अब देखो, आपने ये पढ़ रखा होगा, ये जो पॉलिटिक्स शब्द है ना, जब ये सब्जेक्ट का नाम होता है पॉलिटिक्स ना, इसके काफी सारे मीनिंग होते हैं पॉलिटिक्स शब्द के। पॉलिटिक्स शब्द का मतलब अगर एक सब्जेक्ट का नाम हो कि अच्छा ये सब्जेक्ट जो है, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाए, मान लो पॉलिटिक्स, तब ये प्रॉपर नाउन की तरह से ट्रीट होगा और तब इसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर। तब ये वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। लेकिन अगर पॉलिटिक्स शब्द का मतलब हो, राजनीति करना, एक्शंस,
वो एक्शंस जो अपने फायदे के लिए किए जाते हैं, जिसमें अपने फायदे से मतलब होता है, वो एक्शंस, तो उस केस में इसके साथ वर्ब आती है प्लूरल। ठीक है, अरे कुछ आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब ये है कि इसके मीनिंग पे डिपेंडेंट है कि यह क्या मीनिंग देना चाहता है यहां पे। अब तुम मुझे बताओ कि पॉलिटिक्स वैसे हमेशा ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही है। पॉलिटिक्स जैसे ये जो राजनीति जो करते हैं, कहने का मतलब जो पॉलिटिक्स की फील्ड में होते हैं, वो जो एक्शंस करते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। नेगेटिव ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक्शंस की बात कर रहे हो तो वर्ब प्लूरल आएगी, और अगर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। और अगर प्रोफेशन की बात कर रहे हो, अगर ये जैसे पढ़ाना एक प्रोफेशन है, ऐसे पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है, अगर प्रोफेशन की बात करोगे तभी भी ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तभी भी एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और तब भी वर्ब सिंगुलर आएगी। यहां पे क्या बात हो रही है, खुद सोचने की कोशिश करो जरा एक बार। यहां पे क्या बात हो रही है, ये कोई सब्जेक्ट का नाम है, एक्शंस की बात कर रहे हो कि प्रोफेशन की बात कर रहे हो? सोचो जरा एक बार। पहली बात तो लिखा हुआ हिज पॉलिटिक्स। अब अगर ये सब्जेक्ट का नाम होता तो हिज पॉलिटिक्स, हिज मैथमेटिक्स ऐसे लिख पाओगे? सोचो जरा। अरे कुछ बात याद आ रही? हिज पॉलिटिक्स कैसे लिख सकते हो? उसकी पॉलिटिक्स मतलब वो जो राजनीति करता है वो अच्छी नहीं है, इसलिए हमने उसे सजेस्ट किया कि तुम गांधी, नेहरू और कार्ल मार्क्स को पढ़ो। अब इंसानों को तो पढ़ा नहीं जाएगा, यानी इनके बारे में पढ़ो। जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो इनकी राजनीतिक जो सोच थी उसको आपको पता चलेगा, और आपकी राजनीति अच्छी हो जाएगी। तो ये कहना चाह रहे हैं यहां पे। अरे कुछ आ रही है बात समझ में? अगर ऐसे लिखा होता पॉलिटिक्स इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट, तो मैं सोचता कि सब्जेक्ट है। अगर ऐसे लिखा होता कि माई फादर इज इन पॉलिटिक्स, मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में है, तब मैं इसको प्रोफेशन मानता। यहां पे आप इसको एक्शन मानोगे, और इसके साथ तब वर्ब प्लूरल आएगी। यहां पे आर नॉट गुड लिखना पड़ेगा आपको। अरे भैया आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पे उन एक्शंस की बात हो रही है, यहां पे उस आचरण की बात हो रही है। इस पे आ जाइए। उसके जो काले लंबे बाल हैं, कलर वाला और साइज वाला, कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा? साइज, शेप, एज, कलर। पहले कलर वाला, पहले साइज वाला आएगा, फिर आएगा कलर वाला। तो हर लॉन्ग ब्लैक हेयर लिखना पड़ेगा आपको। चलो जी, इसमें बताओ जरा सिनोनिम बताओ। लीथल का सिनोनिम बताइए। लीथल का सिनोनिम, अगर कोई चीज लीथल होती है तो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज्यादा जानलेवा होती है। फेटल, फेटल का मतलब जिससे जान चली जाए, जान के लिए खतरा। फेटल डिजीज होती है जैसे जिसमें जान जाने का खतरा हो। इसका एंटोनिम बताइए, इसका उल्टा बताइए। गैदर का, गैदर का उल्टा बताइए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। इसका उल्टा हो जाएगा डिस्पर्स कर देना, किसी चीज को फैला देना, बांट देना, स्कैटर कर देना। बटरफ्लाइज इन स्टमक, बटरफ्लाइज इन स्टमक, पेट में गुदगुदी सी होने लग जाए जब किसी चीज को लेकर, जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, बहुत ज्यादा खुश होते हो, तो पेट में ऐसे, जैसे पेट में चूहे दौड़ना, भूख लग जाना, ऐसे ही पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लग जाना। बटरफ्लाइज वैसे खुशी का संकेत होती हैं। तो आप किसी चीज के लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो। कुछ उल्टा बोल दिया क्या मैंने? नर्वस होना है क्या इसका मीनिंग यार? चलो इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है, एक्साइटेड है कि नर्वस है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, बटरफ्लाइज इन स्टमक का एक बार गूगल कर लेना भाई। एक्साइटेड थोड़ा पॉजिटिव है और नर्वस थोड़ा परेशान है, एक बार इसका गूगल कर लेना भाई। ठीक है, नर्वस है तो कोई बात नहीं, गूगल कर लेना इसको। ठीक, मुझे पता नहीं क्यों वैसा वाला याद आ रहा है, तो इसको एक बार गूगल कर लेना भाई। इस पे आ जाओ जरा। एक ऐसा पर्सन जो दो पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। एक ऐसा पर्सन जो दो पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, एडजुडिकेटर, ये वर्ड सुने होंगे आपने। सुलह करवाने वाला, मध्यस्थता करवाने वाला। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है?
हाँ जी, इनमें से कौन से शब्द की स्पेलिंग गलत है? हेजिटेट करना, हिचकिचाना, HE से आएगा। अब आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताओ, मैं आपको बैचेस का बता देता हूँ। एक तो भाई आज रात को ना एक वीडियो डालूंगा, उसमें ये सारी बातें कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, पेपर अटेम्प्ट करते समय बेसिकली क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आज एक वीडियो डाल दूंगा। और उसी वीडियो के अंदर अपनी आगे की फ्री क्लासेस के अंदर मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, 10 बजे क्या पढ़ाया करूंगा, ये वाले टाइम पे क्या पढ़ाया करूंगा, कब से क्या चेंजेस कर रहा हूँ, वो सारी बातें भी उसमें बता दूंगा। ठीक है। और मेरा एक अनअकैडमी प्लस पे एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर नाम से बैच भी आ रहा है। बेसिकली जो मुझसे एक बार कोर्स कर चुके हैं उन्हीं को वो समझ में आएगा, वो बाकी बच्चों के लिए है भी नहीं। ठीक, ज्यादा लंबा बैच नहीं है कि मेंस में बच्चों का टाइम खराब हो, बगैना मतलब सारा दिन वीडियो ही देखते रहे। छोटा सा बैच है, वो मेनली इस चीज को फोकस रख के है कि जिनका सिलेबस हो गया वो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिकली कोर्सेज में नहीं पढ़ाए जाते, वैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन है वो, जिन पे पेपर में एरर तो आते हैं लेकिन जनरली वो कोर्स में नहीं पढ़ाए जाते। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो ऐसे डिफिकल्ट सेंटेंसेस आपके प्लिंटू पैरामाउंट के, मिरर ऑफ कॉमन एस के, एसपी बख्शी के, जो कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं जो जनरली कोर्स में इंक्लूड नहीं हो पाते, उनके रिगार्डिंग एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं मैं अगस्त में, 20 अगस्त के आसपास। वो आपको मैं अनाउंस कर दूंगा आज की क्लास में। ठीक है। मेरा जो लेटेस्ट बैच लॉन्च हुआ था वो 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था, कंप्लीट, जिसको फाउंडेशन बैच कहते हैं। AVS 10 कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही है, इसकी 7-8 क्लासेस जा चुकी हैं भाई। तो अगर आगे आपको समझना है तो ये वाली क्लासेस आपको देखनी पड़ेंगी, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है जी। जो भी बच्चे मुझसे पढ़ने में इंटरेस्टेड है, इसी बैच का लिंक मैं अनअकैडमी के कोर्सेज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, AVS 10 कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में।